दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 जून 2026 की दोपहर और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और ईरान में फिलहाल रुकी जंग, कतर में फिर शुरू होगी बड़ी बातचीत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नई डील की तैयारी, ईरान ओमान की पहली बड़ी मीटिंग, अमेरिका ने जताई मुखालफत। यमन में फिर जंग की आहट, हुथीज और सऊदी हिमायती फोर्सेस दोनों ने शुरू की लामबंदी, फिर से बन सकता है सिविल वॉर जैसा माहौल। और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर बड़ा ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक्स के बाद 29 लड़ाकों को मारने का दावा। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। सबसे पहले ईरान की खबर से करते हैं शुरुआत। कई दिनों तक एक दूसरे पर मिसाइलों, ड्रोन्स और हवाई हमलों की बारिश करने के बाद अब अमेरिका और ईरान ने फिलहाल हमले रोकने की हामी भर दी है। दोनों मुल्क एक बार फिर बातचीत की मेज़ पर लौट रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार डिप्लोमेसी कामयाब होगी या ये सिर्फ अगली जंग से पहले का एक छोटा सा वक्फा है। और सवाल ये भी है कि बातचीत की मेज़ की लोकेशन अचानक स्विट्ज़रलैंड से कतर क्यों शिफ्ट की जा रही है। इसके पीछे कोई नया फॉर्मूला है या फिर दोनों मुल्क अब अरब मुल्कों को भी इस पूरे मामले में ज़्यादा बड़ा रोल देना चाहते हैं। आइए समझते हैं। 29 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर हमले रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर फिर से बातचीत शुरू करने पर रजामंदी जता दी है। यहाँ जीत और हार की फिर कोई बात नहीं है। वो करते हैं हमले, वो करते हैं हमले, और दोनों ने अब फिर से रोकने का फैसला कर दिया है। रिपोर्ट्स में एक अमरीकी अफसर के हवाले से कहा गया है कि 17 जून को 14 पॉइंट वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तमाम हिस्सों पर टेक्निकल लेवल की बातचीत जारी रहेगी और फिलहाल दोनों तरफ से नए हमले नहीं किए जाएंगे। अमरीका इसलिए रुका है कि ईरान ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए कह दिया तुम जितना मारोगे उससे ज़्यादा ज़ोर से मारेंगे। उसने लगातार जवाब दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आवाजाही भी पहले की तरह जारी रहेगी ताकि दुनिया की सप्लाई चेन और ऑयल ट्रेड पर नया असर ना पड़े। सबसे अहम बात यह है कि अब अगला दौर स्विट्ज़रलैंड में नहीं बल्कि कतर में होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को कतर में दोनों मुल्कों के नुमाइंदे फिर से आमने सामने बैठेंगे। माना जा रहा है कि कतर ओमान और पाकिस्तान की तरह अब इस पूरे मसले में भी एक अहम डिप्लोमेटिक किरदार निभा सकता है। दोस्तों, ये पेशरफ्त, ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त में हुई है जब पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर सीज़ फायर तोड़ने का इल्ज़ाम लगाकर हमले कर रहे थे। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नज़रें कतर में कल होने वाली इस नई बातचीत पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि अगर यहाँ भी कोई रास्ता नहीं निकला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शुरू हुआ ताज़ा टकराव एक बार फिर पूरे वेस्ट एशिया को नई जंग की तरफ धकेल सकता है। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल की लड़ाई अब सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रह गई, बल्कि इसके लिए पर्दे के पीछे नई डील का खाका भी तैयार किया जा रहा है। एक तरफ ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुस्तकबिल का नक्शा बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि इस मसले पर ईरान दिन ब दिन तन्हा पड़ता जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर हॉर्मुज़ का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा। 29 जून को जो रिपोर्ट सामने आई है और जो अपडेट्स लगभग 1-1:30 बजे तक आई हैं, उनके मुताबिक ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी और ओमान के ख़ास नुमाइंदे अब्दुल अजीज़ अल हनाई के बीच मस्कट में हॉर्मुज़ जॉइंट कमेटी की पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग। ईरान ने बताया कि दोनों मुल्कों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मौजूदा हालात, उसके मुस्तकबिल के इंतज़ामात और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के 5वें पॉइंट पर तफसीली बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान और ईरान इस बात पर भी बात कर रहे हैं कि आगे चलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इंतज़ाम किस तरह होगा और वहाँ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से, कमर्शियल जहाज़ों से सिक्योरिटी और दूसरी सर्विसेज के नाम पर किसी तरह की कोई फ़ीस ली जाएगी या नहीं। यानी ईरान फ़ीस ना लेने के भी ऑप्शन पर बात कर रहा है। अब ये बातचीत इसी महीने अमेरिका और ईरान के बीच हुए एंटम समझौते के तहत आगे बढ़ रही है। उधर अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के इस प्लान पर सख्त एतराज़ जताया है।
यूएन में अमेरिका के नुमाइंदे माइक वॉल्ट्स ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर फीस लगाने के मसले पर ईरान पूरी तरह तन्हा पड़ चुका है। कोई उसका साथ नहीं दे रहा, कोई इसे जायज़ नहीं ठहरा रहा और इससे इस समंदरी रास्ते पर उसका ईरान का असर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ये अमरीकी एक्सपर्ट्स का मानना है। दोस्तों, यानी एक तरफ ईरान और ओमान हॉर्मुज़ के नए इंतज़ामात तय करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ये पैगाम दे रहा है कि दुनिया ईरान के इस प्लान के साथ नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ समंदर का रास्ता नहीं, बल्कि वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी और सियासी और फौजी खींचतान का मरकज़ भी बन सकता है। सबसे बड़ी सियासी और फौजी खींचतान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ही देखने को मिल सकती है। ईरान के पास ऑप्शन है, फीस लें या नहीं लेगा, इस पर भी कंफर्मेशन नहीं है। लेगा, उसको लेकर बयान देता रहा है, लेकिन कुछ पक्का भी नहीं हुआ है। अमेरिका पहले खिसिया गया है। बढ़ते हैं आगे, यमन की बात करते हैं। बहुत तगड़ी खबरें हैं वहाँ से। यमन एक बार फिर एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। हूथीज एक बड़ी तादाद में अपने लड़ाकों और कबायली ग्रुप्स को जमा कर रहे हैं ऐसे, और दूसरी तरफ सऊदी अरब की हिमायती फोर्सेस भी हरकत में आ चुकी हैं। हालात सिविल वॉर जैसे बन सकते हैं। ऐसे हालात बता रहे हैं कि अगर एक चिंगारी भी भड़की तो यमन में फिर से बड़े पैमाने पर खाना जंगी शुरू हो सकती है। 29 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथीस के सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी की अपील के बाद यमन के कई कबायलियों ने लामबंदी का ऐलान कर दिया। कई कबीलों ने, रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि दर्जनों कबायली ग्रुप्स ने ऐलान किया है कि अगर यमन पर दोबारा हमला हुआ तो वो हूथीस के साथ मिलकर लड़ाई में उतरेंगे। यानी हमला हूथीस पर हो सकता है, ऐसे इम्कान है। दोस्तों, ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त में हुआ है जब हूथीस के लीडर ने कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब पर नए हमले की तैयारी करने का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि यमन पर अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से फिर प्रेशर बनाया जा रहा है। 3 दिन पहले यानी 26 जून को अल मसीरा में अपने बयान में अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा था कि यमन अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव, घेराबंदी और कब्ज़े के सामने कभी झुकेगा नहीं। उन्होंने यमन के लोगों से अपील की कि वो अपनी सफ़ों को मजबूत करें, आम लामबंदी जारी रखें और हर तरह के टकराव के लिए तैयार रहें। हूथीस के सुप्रीम लीडर ने इसराइल का जिक्र करते हुए ये भी दावा किया कि सोमालीलैंड में इसराइल अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि बाब अल मंदब, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी पर अपना असर बढ़ा सके। अब्दुल मलिक अल हूथी ने साफ वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ने सोमालीलैंड में कोई मिलिट्री अड्डा बनाया तो यमन इंतज़ार नहीं करेगा और अपने पास मौजूद तमाम ज़राए यानी तमाम हथियारों से उस इसराइली अड्डे को निशाना बनाएगा। दोस्तों, जिस तरह हूथीस खुलेआम लामबंदी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरब की हिमायती फोर्सेस भी एक्टिव बताई जा रही हैं, उससे यही लगता है कि यमन में जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। इंतज़ार कीजिए। कल मुझसे किसी ने पूछा था यमन के बारे में कोई ख़बर है। मैंने कहा था सऊदी अरब से टेंशन बढ़ रही है। पूछा किसी से जंग, हमने सऊदी से होगी। अगर हुई, वो मेरे व्यूअर थे, वो शायद आज भी कमेंट करके कंफर्म करेंगे, मैंने उन्हें जवाब दिया था और ये बातें आज कंफर्म हो रही हैं। हम पढ़ रहे थे, हर खबर कवर नहीं कर सकते, टाइम लोग देखते नहीं है इतना बड़ा वीडियो, फिर मेहनत बेकार जाती है तो थोड़ा अजीब सा अफसोस होता है। और दूसरा ये भी कि दूसरे काम भी हैं, अगले वीडियो का पढ़ना होता है, इसलिए अभी खबरें हैं, सुनिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हूथीस के लड़ाके जुट रहे हैं, हूथीस के खिलाफ भी हज़ारों लड़ाके जुटने लगे हैं। ये तस्वीरें देखिए। यमन एक बार फिर बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। हूथीस एक बड़ी तादाद में अपने लड़ाकों और कबायली ग्रुप्स को जमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब की हिमायती फोर्सेस भी हरकत में आ गई हैं। ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। ऐसे हालात बता रहे हैं कि अगर एक भी चिंगारी भड़की तो यमन पर बड़े बादल मुसीबत के टूट सकते हैं। एक बड़े पैमाने की जंग अंदर ही शुरू हो सकती है। 29 जून को इन तस्वीरों के साथ और रिपोर्ट्स के साथ ये लिखा गया कि सऊदी अरब की हिमायत वाले हद्रमौत कबायली अलायंस ने भी आम लामबंदी का ऐलान कर दिया है हूथीस के खिलाफ। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस अलायंस से जुड़े कबायली लड़ाके नॉर्थ यमन के अल-जौफ सूबे की तरफ बढ़ रहे हैं और कॉन्टैक्ट लाइन पर उनकी तैनाती शुरू हो चुकी है। उधर हूथीस और उनके हिमायतियों की तैयारी के बारे में
हम आपको बता ही चुके हैं। ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त में हो रहा है जब हूथीज़ के सुप्रीम लीडर ने कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब पर नए हमले की तैयारी का इल्ज़ाम लगाया था। कहा था कि यमन पर अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब एक तरफ हूथी अपनी ताकत जुटा रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब की हिमायती कबायली फोर्सेस भी मोर्चे की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या साफ दिखाई नहीं दे रहा कि यमन एक बार फिर जंग के दरवाजे पे नॉक 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 कर रहा है। इराक से भी बहुत अच्छी खबरें तो नहीं आई हैं, लेकिन बड़े डेवलपमेंट्स आए हैं, मैं आपको बता नहीं पा रहा। वहाँ पर करप्शन को लेकर नए प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी तगड़ी मुहिम चला रखी है। उस पर शायद हम एक डेप्थ में शो बनाएं अगर आप देखना चाहेंगे। लेकिन अभी इस बुलेटिन की और खबरें सुनिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक मर्तबा फिर से टेंशन बढ़ गई है और इसकी वजह है पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर घुसकर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने का दावा किया है, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि इन हमलों में आम लोग मारे गए हैं। सवाल अब यह है कि क्या दोनों पड़ोसी मुल्क एक नए टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। 29 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि उसकी फोर्सेस ने अफगानिस्तान बॉर्डर के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और उसके बाद एयर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में कम से कम 29 दहशतगर्द मारे गए हैं। उनके मुताबिक ये कार्रवाई पाकिस्तान में हुए हालिया हमलों के जवाब में की गई। ये ऑपरेशन उस वाक़ये के बाद हुआ जब 28 जून को कराची में भारी हथियारों से लैस लड़ाकों ने एक सिक्योरिटी फैसिलिटी पर हमला कर दिया था। इस हमले में पाकिस्तान के 3 पैरामिलिट्री जवान और 3 हमलावर मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से अलग हुए ग्रुप जमात-उल-अहरार ने ली है। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दावों को लेकर एक अलग तस्वीर पेश की है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की स्ट्राइक्स में कई आम लोग मारे गए हैं और बड़ी तादाद में सिविलियन ही जख्मी हुए हैं। तो अफगानिस्तान कह रहा है कि सिविलियंस को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान कह रहा है कि टेररिस्ट को मारा। ऐसे में ऑपरेशन के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में तनाव और बढ़ने का ख़तरा पैदा हो गया है। कुछ खबरें यहाँ से सर, फिर हम ईरान की कहानी पर आते हैं। ईरान वॉन्ट्स चैलेंज टू हॉर्मुज़ रूट्स विल स्पाइक मिडिल ईस्ट टेंशन। अब ईरान ये कहता है कि हमने जो हॉर्मुज़ के रूट्स डिसाइड किए हैं जहाज़ों की आवाजाही के लिए, आने जाने के लिए, अगर उन रूट्स को कोई चैलेंज करते हुए नए रूट्स बनाते हुए जहाज़ों को निकालने की कोशिश करता है, कोई ताकत करवाती है ऐसा, इन अदर वर्ड्स अमेरिका से कहा जा रहा है, उनके अलाइज से, अगर ऐसा किया जाता है तो फिर ये मिडिल ईस्ट में टेंशन जो है बढ़ाने का सबब बन सकता है। यानी ईरान सीधा कह रहा है कि भाई टेंशन बढ़ जाएगी बहुत तगड़ी, हमसे फिर मत कुछ कहना कि अगर कुछ हो जाए। ईरान की फॉरेन मिनिस्टर प्रपोजेस कलेक्टिव रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट, इसके बारे में आपको रात ही बता चुके हैं और 29 तारीख की सुबह भी ईरान की न्यूज़ एजेंसी इस खबर को छाप रही है। तो इसका मतलब है ये बड़ा सीरियस मामला है। ईरान ने अरब मुल्कों से अपील की है, उन सब के सामने जो है ये एक प्रपोज़ल रखा है कि होम ग्रोन सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होना चाहिए मिडिल ईस्ट पे। यानी हमारा अपने की एक जॉइंट फोर्सेस होनी चाहिए, हमारा अपना एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम जिसके तहत हम पूरे वेस्ट एशिया की या मिडिल ईस्ट कह लीजिए, इन सब की जो है हिफाजत इनमें आने वाले ममालिक की करें। किसी विदेशी फ़ोर्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब तक रहेगी हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, मेरा उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा के लिए रोकने के लिए यहाँ पर जो विदेशी फोर्सेस की, अमेरिकन फोर्सेस की डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करनी होगी। तो ये ईरान का कहना है। वो एक रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट बनाने की बात कर रहा है। ये अपने आप में भारी भरकम लफ्ज़ है, हमने इसे कल तफसील में समझाया था, आप चाहेंगे तो फिर समझा देंगे। गज़ा की सूरत हाल क्या है? गर्मी शदीद है, हम लोग के हलक चटक रहे हैं, सूख रहे हैं, एसी में बैठे हैं, थोड़ी देर को बंद कर देते हैं तो गर्मी लगने लगती है। लेकिन वो गज़ा जहाँ समंदर है बराबर में, जहाँ खुश्क हवाएं चल रही हैं, जहाँ सरों पर सूरज तमतमा रहा है क्योंकि छत उड़ा दी गई बम से, मिसाइल से, जहाँ पानी की कोई पाइपलाइन नहीं है, घंटों घंटों लोग ऐसे कतारों में लगकर पीने का पानी लाते हैं, नहाने का तो पूरा मिलता होगा, नहीं मिलता होगा क्या है।
खाना मिला नहीं मिला, पानी पहली ज़रूरत है ज़िंदगी की। ये नुसैरियत रिफ्यूजी कैंप है। 29 जून की दोपहर 12 बजे के बाद कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये तस्वीरें शेयर की हैं। ज़ाहिर है ये आज सुबह के बाद की ही तस्वीरें हैं। सेंट्रल गज़ा स्ट्रिप में पानी की जंग चल रही है। बाल्टियाँ और वो पेंट की बाल्टियाँ कुछ ऐसे बर्तन में नहीं हैं जो ढक जाएं, धूल चले तो उस पानी में ही चली जाए, ऐसा हो रहा है। बच्चे हैं और ये सब ले जा रहे हैं पानी अपने घरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कितनी पूरी होती हैं हमें नहीं पता। ऑयल प्राइसेस राइज एज यूएस इरानियन स्ट्राइक्स थ्रेटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपनिंग। बातचीत की बात हो रही है कतर में। इट डजंट मीन कि बातचीत हो गई है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे पर 2 दिन हमले किए ईरान और अमेरिका ने, तो उसकी वजह से एक बार फिर से तेल के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि सभी को अब हॉर्मुज़ के बंद होने का ख़तरा जो है वो फिर से लग रहा है कि ये हो ना जाए कि फिर से हॉर्मुज़ बंद हो जाए। वेनेजुएला में अभी आपको पता है 4-5 रोज़ पहले जो ज़लज़ला आया था, उसमें हमने शुरू में आपसे कहा था कि हज़ारों में इसकी तादाद पहुंच सकती है। अभी ऑफिशियल जो फिगर आई है वो बढ़कर 1450 हो चुकी है और लगातार लोगों की बॉडीज़ मिल रही हैं। वो बहुत भयानक ज़लज़ला था और जिसने भी वो देखा है वो उसे ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएगा। IDF डिमोलिशेस 200 मीटर लॉन्ग टेरर टनल इन सदर्न लेबनान। ये कह रहे हैं कि IDF ने जो है वो साउथ लेबनान में एक टेरर टनल, दहशतगर्दों की टनल, 200 मीटर लंबी टनल हमें डिमोलिश कर दी। इसी खबर को तुर्की का अखबार तुर्की टुडे कैसे लिखता है? Israel blows up Hezbollah tunnel in Lebanon days after US brokered peace framework। वो जो अमेरिका की मीडिएशन में जो एक पीस फ्रेमवर्क हुआ, एक अमन मुआहदा हुआ है लेबनान की हुकूमत और इस्राएली हुकूमत के बीच, उसके 2-3 दिन बाद ही, कुछ ही दिन लिख रहे हैं तो 2-3 दिन बाद ही IDF ने हिजबुल्लाह की एक टनल उड़ा दी, एक सुरंग, और बहुत लंबी सुरंग थी, 200 मीटर लंबी वो बता रहे हैं। तो यहाँ ये हिजबुल्लाह लिखते हैं और वहाँ वो टेररिस्ट लिखते हैं। ये एक फ़र्क है, क्योंकि जहाँ भी जाती है इजरायली फ़ौज, जिसकी भी ज़मीन कब्जाती है, उसी को टेररिस्ट कहने लगती है। तो आप ये समझिए कि ये रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं, लेबनान के ग्रुप्स हैं, लेबनान की हुकूमत इन्हें टेररिस्ट नहीं कहती है। सबसे पहले कौन कहता है ये देखा जाता है। तो ये अपने इनके दावे हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। इन 2 हेडलाइंस के ज़रिए भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ख़बरें कैसे बनती हैं, ख़बरों में कैसे एक लफ्ज़ के मायने होते हैं। इसलिए बड़ा हम सदा बोलते हैं, लोग कहते हैं यार तुम खुल के नहीं बोलते, ये नहीं करते। खुल के बोलना क्या होता है? गाली देना? नो, वो चैनल नहीं है ये। किसी का एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए नहीं। खबर है, खबर का मतलब टू पास ऑन द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।